प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ फिर से श्री आनंद राजोदक जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं? नमस्ते, ठीक हूँ, बताइए। दर्शकों, जो लोग आनंद जी को जानते हैं और जो सुनते हैं वो जरूर जानते होंगे कि आनंद सर का एक विषय पर तो एकाधिकार है कि इस्लाम या एक मुस्लिम समाज काफिरों के साथ कैसे रहता है, क्या व्यवहार करता है और कैसे उस समाज उनकी भूमि पर कब्जा बनाता जाता है सदी दर सदी दर सदी। और जहां कम नंबर में रहता है वहां क्या करता है, जहां ज्यादा नंबर में रहता है वहां क्या करता है, या जहां कम नंबर में होता है वहां पर ज्यादा बनने की क्या प्रक्रिया, ये क्या कर्म करता है उसके लिए। एक काम जो हम लोगों ने बहुत सुना है वह है बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है घुसपैठी के रूप में पूरे भारत में आते जा रहे हैं और इनके लिए इन्होंने दो द्वार खोल रखे, दो खिड़कियां इनके पास, एक पश्चिम बंगाल है और एक आज की डेट में बिहार भी हो गया है। बिहार में तो बस ही गए हैं, सीमांचल पूरा एरिया 90% मुसलमान हो गया है। तो इसी के साथ में मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ कि एक बिहार में भाईजान है जो कि कह रहे हैं कि हम मुस्लिम 19% हैं और मुसलमान जो है और यादव 14% है। तो इसका कहना है कि चूंकि हम 19% है और यादव 14% है तो बिहार का मालिक अब मुसलमान होगा, बिहार के मालिक हम हैं। यह वीडियो में भी है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हम वीडियो इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि वो कॉपीराइट के कुछ इशू हो जाते हैं। ठीक है, चैनल का नाम 99 खबर है। चैनल का नाम 99 खबर। ठीक है, वो कहता बिहारी में ही बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, आनंद सर बेहतर बताएंगे। तो सर एक बात बताइए, ये जो वो लोग बोल रहा है उसको, वो बोल रहे हैं कि मुसलमान अब वो ओवैसी को वोट देगा। ठीक, अच्छी हम सदियों से लालू और तेजस्वी को वोट देते आए हैं, सदियों से। हाँ, लालू और तेजस्वी को वोट देते, हाँ, 75-78 साल हो गए भारत स्वतंत्र हुए। लालू तेजस्वी की करियर 50 साल की भी नहीं है, लेकिन ये सदियों से वोट देते आ रहे हैं लालू और तेजस्वी। सर मेरा इस पे एक बात मैं कहूंगा, 47 से पहले लालू था। गांधी जो नाम है ना, महात्मा गांधी, वो लालू ही था उस समय का। लालू एक प्रवृत्ति है भाई, लालू एक प्रवृत्ति है। एग्जैक्टली, लालू तेजस्वी एक प्रवृत्ति, एक चरित्र है। हाँ, वो चरित्र का आज का नाम लालू तेजस्वी है। हाँ, या अखिलेश है या जो भी है। हाँ, ठीक, हाँ, तो वो जो है, मतलब बोलता है कि इनको हम वोट देते आ रहे हैं। और अब जनगणना तो अभी हुई है ना, उसमें तो क्या है, हम 19% है, यादव 14% है। तो जब हम 19% है तो मतलब बिहार के मालिक आप बनिएगा। अब तो बिहार के मालिक मुसलमान बनेगा। अब 19% में अगर ये बिहार के मालिक बनना चाहते हैं तो लोगों को याद करना चाहिए, बुजुर्गों को पूछना चाहिए 47 वगैरह में क्या हुआ था, ये क्या करेंगे, ये पूछना चाहिए। सत्ता में आते ही मुसलमान क्या करता है, जिन्होंने रजाकारों का जुल्म देखा है, पूछना चाहिए, या कश्मीर के पंडितों को पूछना चाहिए क्या करना। तो सर जहां पर इनकी संख्या कम है वहां पर ही संख्या बढ़ाने का एक कार्य करते हैं, घुसपैठ करते हैं। एक मिनट और एक बात बताता हूँ आपको। आपका एक वीडियो था, ये अभी मतलब क्या है, आगे वापस कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वगैरह आपने कुछ वीडियो बनाया था। हाँ, राहुल गांधी यदि एक बार जीता तो क्या करेगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। 1857 में अंग्रेजों ने जो दमन किया था, उसके बाद लगभग 90 साल तक भारत उस तरह से हिंसात्मक रूप से विद्रोह नहीं कर सका। ये गांधी के नाम से क्रांति के जो, उस समय क्रांति का ये तो नहीं कहूंगा, उबाल तो नहीं कहूंगा, पाद ही ज्यादा कहना चाहिए। उससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं थी अंग्रेजों के नजर में। वो हिटलर और जापानियों के एहसान है कि भारत स्वतंत्र हो गया। वो दुनिया भर में अगर दुर्बल ना होते तो भारत पर कब्जा बनाए रखते। चर्चिल ने तो भारत को कब्जा कैसे रखना है मुसलमान से लड़कर भी, उसके भी प्लान बनाए रखे थे। खैर, तो उन्होंने इतना दमन किया कि कोई 90 साल तक सर उठाने की, मतलब उस कदर सर उठाने की हिम्मत न कर पाया। संगठित रूप से सरकार तंत्र का यूज करके, और उसमें भी भारतीयों का यूज करके किया उन्होंने दमन। अंग्रेज थे ही कितने। तो बात यह थी कि इमरजेंसी ने, इंदिरा गांधी ने उसी तरह दमन किया। और संजय गांधी कह रहा था कि इमरजेंसी 30 साल लगा दो,
इंदिरा ने मानी नहीं तो दोबारा आ गई, मतलब हट गई, दोबारा आ गई। जनता दल के मतलब नाकामी के कारण इंदिरा दोबारा आ गई, लेकिन उसने दोबारा इमरजेंसी के काम नहीं किए। लेकिन इमरजेंसी में जो कुछ हुआ, जो भुक्तभोगी लोग हैं उनको अभी भी याद है। मैं भुक्तभोगी नहीं हूं, फिर भी मुझे बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ याद है। खैर, मुद्दा घुसपैठ का था, राइट? हम घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इन्हें घुसपैठिया कहना गलत है। ये क्या है जानते हैं? ये घूसपैठिए है। घूस एज इन रिश्वत, रिश्वत, ये तो घूसपैठिए। पैसे देकर आते हैं भारत में। हाँ, रिश्वत दे देकर आते हैं। इस बात को अगर क्यों हम आते हैं सर? स्वीकार करें, पैसा खर्चा करके भारत में क्यों आते हैं? या इनको लाने में पैसा कौन खर्चा कर रहा है? इसके उत्तर बहुतेरे हैं और हर कोई उत्तर डिनाई करेगा। ठीक है, बात यह है कि पैसा देकर भारत में क्यों आते हैं? जहां जहां खुद रहते हैं बांग्लादेश, वहां तो बस अल्लाह अल्लाह बच्चे देता है, मुल्ला पाल पोस नहीं सकता तो भारत में भेज देता है। ठीक है, मतलब अल्लाह 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 बच्चे देता है, मुल्ला पड़ोसी के यहां भेज देता है, और क्या है? तो मतलब इतनी बड़ा बेगैरत कारसाज है होना। सर, बड़ा कारसाज है। कारसाज तो मुल्ला है भाई, अच्छा। अल्लाह। और देखिए, यहाँ एक बात बताता हूँ, तुकाराम, संत तुकाराम का एक अभंग है, हम्म। नवसे कन्या पुत्र होती तरी का करने लागे पति। नवस मतलब मन्नत। हम्म। तो मन्नतें मांग कर अगर बच्चे होते हैं, कन्या पुत्र हम्म। मतलब कन्या पुत्र तो समझ ही सकते हैं आप हिंदी में भी। हम्म। तो मन्नत मांगकर अगर कन्या पुत्र होते, संतति होती, तो पति की जरूरत क्या थी? ये शिवाजी महाराज के गुरुओं में तुकाराम महाराज भी है, तो उन्होंने तब कहा था कि मन्नत मांग के अगर बच्चे होते तो पति की जरूरत क्या है? ठीक है ना? तो बात यह है कि जब ये कहते हैं कि अल्लाह देता है, तो ये कितनी बेगैरती है उनकी, आप समझ लीजिए। बेशर्मी बेगैरती है। जब पोस पाल नहीं सकते, परवरिश नहीं कर सकते, दूसरे के यहाँ अगर ऐसे हालात में भेज देते हैं, तो ये बेगैरती है, बेशर्म बेगैरती है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, यहां आते हैं खर्चा करके, तो कुछ खुद की जिंदगी बसर करने के लिए आते हैं। और मैंने देखा कि कई जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, ओवैसी वगैरह जो लोग हैं, ये बोलते रहते हैं कि कैसे आते हैं, बीएसएफ क्या करती है, ये क्या करते हैं। वो उन पर उंगली रख के सरकार को शर्मिंदा करने की बात करते हैं, वो उनका इरादा है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो आते हैं वो घुसपैठिए नहीं, वो घूसपैठिए है। ओवैसी बैरिस्टर है, उम्मीद है अभी तक उनको कोई, मतलब ब्रीफलेस बैरिस्टर भले ही हो, ना एक केस लड़े, ना तो जीतने हारने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, लेकिन उम्मीद है उनको कुछ कानून याद होगा। गुनाह जो है ना, ये बात आपने सही कही सर, आज तक ओवैसी कभी जो है वो काले चोगे में दिखा नहीं है, जबरदस्त हर कोई दिख जाता है। वो काले रविशंकर कर्म है प्रसाद उनके, जैसा आदमी सब दिख जाते थे। उसके काले कर्म है, काले चोगे की बात मत कीजिए। तो ये ब्रीफलेस बैरिस्टर है, और बैरिस्टर बनने का कोई तुक नहीं था, ये केवल जिन्ना टू है, परसेप्शन की लड़ाई है। ठीक है, क्योंकि जिन्ना बैरिस्टर बना था, इसको बैरिस्टर बनना था। ठीक है, तो क्योंकि जब ये बैरिस्टर बना तब बैरिस्टर की भारत में कोई अहमियत नहीं थी। बैरिस्टर की क्या है, देखिए, जब यूरोप ब्रिटेन का शासन था तो बैरिस्टर की अहमियत थी। आज के तारीख में कोई नॉन ब्रिटिश सिटीजन जो है, जो बैरिस्टर बनता है, तो उसको इंग्लैंड में प्रैक्टिस करनी है, तो बैरिस्टर की कोई अहमियत है? इसको बैरिस्टर बनने की जरूरत क्या थी इतना खर्चा करके? केवल अपनी कम्युनिटी को वो परसेप्शन देगा कि मैं जिन्ना का अवतार हूं।
ठीक है। और जिन्ना को मैं जिन्ना नहीं कहता, जिन्न ही कहता हूँ, ठीक है जी। तो सर अगर तो वैसी सरकार पर anyway, लांछन लगा रहा है नहीं एक मिनट मैं कि उसका भी बीएसएफ क्यों अंदर स्पष्टीकरण, आने दे रही है, तो ये एक वैलिड वैसे ही सवाल। नहीं है ना, देखिए इसीलिए तो मैं घूसपैठिया बोला। हमारे लोग का जो घूस खाने का गंदा आदत है उस पर उसने ये रखा है। तो मैं इसमें बैरिस्ट्री की उसकी यही निकाल रहा हूं कि वकील साहब को इनका इतना तो ये होना चाहिए कि अगर आप कहते हो कि तुम घूस खाते हो तो घूस देना भी तो गुनाह है, उनकी आप वकालत कर रहे हो। गिविंग ब्राइब इज एन इक्वल ऑफेंस। घूस खाना गुनाह है तो घूस देना भी गुनाह है। सर आप मान उनकी ली घूस दे दिया, आ गए भारत के अंदर, तो नहीं कोई हिंदू तो अपने घर में रखने। हाँ एक मिनट, उसके बाद हम बात करते हैं ना। देखिए घूस मतलब हमारे तंत्र की जो है वो मजबूरी क्या कहें इसमें, कच्चे मतलब कच्चे दुए हैं ये तंत्र में। ये जो क्या कहते हैं वीक स्पॉट्स जो कहते हैं, कच्ची कड़ियां है तंत्र की, घूस खाना वगैरह। तो और आप जानते हैं ज़कात की कुरान में, ठीक है, सूरह 90.6, सूरह 90 आयत नंबर 6, उसमें ज़कात की जो आयत है 90 नहीं 690 है शायद, चलो कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन वो जो आयत है उसमें मौदूदी ने कहा है कि 6 मतलब लिखा गया है कि उसके 6 हिस्से होने चाहिए। तो एक हिस्सा मौदूदी लिखते हैं कुत्ता, उसमें कुत्ते को एक शब्द है जो उसको बताता है, मतलब उसको दोस्त के लिए भी वही शब्द है, कल्ब कल्ब। तो कल्ब कल्ब जो है तो वो तालीफुल कल्ब है एक हिस्सा। तो तालीफुल कल्ब मतलब क्या है कि अगर मुस्लिम शासन नहीं है, हुक्मरान काफिर है, तो उनको ये उसको मौदूदी कहते हैं दिल मोहना। मतलब दिल मोहना मतलब क्या, घूस है या बच्चों की मिठाई वगैरह, वो तो वही है। तो दिल मोहना कहता है उसे तालीफुल कल्ब, तालीफ कल्ब। अब तालीफ कल्ब मतलब क्या है कि उसको कुछ देकर अपना बनाना, अपना वश में अपना मित्र बनाना, कल्ब। लेकिन कल्ब अगर कुत्ता है तो कुत्ता बनाकर दरवाजे पे पूछ हिलाने को भी तालीफ मतलब ज़कात का एक हिस्सा देना जायज है कुरान के मुताबिक। एक सेकंड सर, इनके यहाँ ये लिखा हुआ है कि जक़ात का जो पैसा आता है उसका एक हिस्सा उन लोगों को दीजिए जो लोग काफिर हैं, और उनको अपना कुत्ता बना लीजिए। अपना बना लीजिए, वश में कर लीजिए। उसको मौदूदी तालीफ कल्ब कहता है। अब कल्ब के दो अर्थ हैं, एक तो अपना हितैषी और दूसरा है कुत्ता। जी समझ गए? तो ये क्या बनाते हैं आप सोच लीजिए, जिस तरह से नचाते हैं हुक्मरानों को, जी तो दोस्त बनाते हैं कुत्ता बनाते हैं, आप देख लीजिए, सोच लीजिए हर कोई। तो जी ये उनके जी यहाँ सर। लिखित लिखित हिदायत है। अब मेरी ये बात वहां तक खत्म हो गई कि इनकी प्रैक्टिस क्या है। हम्म। अब मैं बात पे आता हूं कि ये जो कहते हैं कि आते हैं, कैसे आते हैं, मतलब बीएसएफ पुलिस वगैरह इनके शर्मिंदा करने की और शर्मिंदा करके चुप कराने की इनकी नियत है, वो दिखाई देती है। कि मेरा यहाँ एक सवाल है, जैसे आपने बोला कि घूस खाकर आता है अंदर, घूस पैठिया है, तो जो घूस देता है वो भी उतना ही कल्पेबल है। ही इज ऑल्सो एन ऑफेंडर, ही इज ऑल्सो क्रिमिनल, गिल्टी। दूसरी बात यह है कि ओवैसी या भारत के नागरिक जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस है जो इनकी हिमायत करते हैं, क्या वो बस सरकार को या तंत्र को दोष देकर सरकार को चुप कराना चाहते हैं कि आपने घूस खाई, अभी इनको रहने दो? आप भाई भारत के नागरिक हैं, आपके पास भारत का पासपोर्ट है, आप भारत में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या पॉलिटिशियंस वगैरह आप बनना चाहते हैं, तो आपके कोई कर्तव्य भी है। जैसे उर्दू में जिसे कहा जाए फराइज, फर्ज का प्लूरल है, आपके कोई कर्तव्य भी है। और कर्तव्य, यहां मैं इस कर्तव्य की बात करूंगा कि अगर ये लोग अवैध आते हैं भारत में, आके क्या गतिविधियां करते हैं ये बात की बात है, लेकिन अगर ये अवैध आते हैं, और अभी शरणार्थी की कोई बात नहीं है,
बांग्लादेश से जो मुस्लिम देश है उससे शरणार्थी कौन आ सकता है? हिंदू ही आएगा ना। मुसलमान को हम क्यों शरणार्थी माने? मुस्लिम देश आपने बनवा लिया, तो शरणार्थी हम हिंदू को ही मानेंगे। तुम लोग आते हो वहां, तुम्हारा मतलब वहां तुम औकात से ज्यादा पैदाइश करते हो और पड़ोसी के यहां ठहर लेते हो। तो क्या ये जो भारत के नागरिक मुसलमान है, क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको यहां ना रखें? क्या ये भी चाहते हैं कि चूंकि बस वो मुसलमान है इसलिए हिंदुओं पर टैक्स का बोझ बन जाए? हाँ, बांग्लादेशी मुसलमान जो अंदर आ रहा है या रोहिंग्या भी जो अंदर आ रहा है, हाँ, वो उसको तो भारत में रखने का, पालने का, प्रोटेक्ट करने का, पोसने का सारा काम भारतीय मुसलमान कर रहा है, भारतीय मुसलमान एग्जैक्टली, संस्थाएं कर रही हैं। और यदि एग्जैक्टली। उनको बाहर निकाला जा रहा है तो उसको रोकने के लिए केस लड़ रहे हैं भारतीय मुसलमान। नहीं तो ये तो इनकी बदमाशी है, इनको चौराहे पर जूते मारने चाहिए। ये बिल्कुल इनकी बदमाशी है, क्योंकि ये लोग अवैध हैं। तो आप इनको भारत में लाकर भारत के हिंदू टैक्स पेयर पे, आपकी टैक्स में कंट्रीब्यूशन कितनी है नहीं कितनी? आपकी क्राइम में जितनी कंट्रीब्यूशन है उसके तो फ्रैक्शनल परसेंटेज होगी आपकी बात सिर्फ टैक्स में टैक्स की नहीं है सर, बात तो यह है कि मान लीजिए एक हिंदू एज अ हिंदू अगर वोट देना चाहता है, भारत में अपनी इच्छा से सरकार बनाना चाहता है, तो मेरे वोट को काउंटर करने के लिए एक बांग्लादेशी आदमी आ जा रहा, मेरा वोट उसका वोट बराबर हाँ, है। मतलब वो वोट तो भी मैं नहीं, वो यदि वोट भी कल खा को रहा है, वो वोट भी खा रहा है। ये इट इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इट इज अ क्रिमिनल वो तो पॉलिटिकल एक हिंदू का कॉन्स्पिरेसी। अधिकार छीन रहा है ना, कि हिंदू जो का नहीं, भारत की केवल सत्ता। नहीं, केवल हिंदू का नहीं, केवल हम्म, हिंदू का नहीं। मैं तो कहता हूं कि भारत की अक्सरियत, मतलब बहुमति का, बहुसंख्य हिंदुओं का, बहुसंख्यों का, अब इसमें सभी कोई आ गए, तो एक बाय कमिटिंग अ क्राइम, इलीगल इमिग्रेशन इज अ क्राइम, तो उसको वो क्राइम में ये लोगों की अबेटमेंट भी है। आने के बाद इनको यहां सेटल करके, उनको सेटल करने के लिए लड़के, अब उनको अवैध मतदान का अधिकार प्रदान करके दे आर मतलब ये एक्चुअली एक षड्यंत्र कर रहे हैं भारत की सत्ता टेक ओवर करने के लिए। एक नाजायज तरीके से भारत की सत्ता टेक ओवर करने के लिए ये एक षड्यंत्र है, इट्स अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आप इस बात पर मत जाइए कि ओवैसी ने, देखिए ओवैसी, मदनी वगैरह ये लोग हमेशा पाकिस्तान को गालियां देते हैं। क्यों देते हैं हिंदुओं को समझना चाहिए। पाकिस्तान को गालियां देकर उनको आप अपने भाई ना समझे। इनका यह है कि मैं इस गली का कुत्ता मैं हूं, इस गली का शेर मैं हूं। दे डोंट वांट अनदर डॉग इन द सेम लेन। पाकिस्तान तो इस्लामिक हो गया ना, अब उनका तो पूरा फोकस, हाँ, यहाँ की मलकियत मेरी है। हाँ, ये गली मेरी है, यहां का कुत्ता मैं हूं, कल्बे गली हम है, तो यहां बाहर का कुत्ता नहीं चाहिए। सही बात। तो जो और गली का ये कुत्ता घूस लेकर भी बाहर के कुत्ते नहीं घुस घुस मतलब बाहर की मलकियत मालिक बाहर के सेवक को बुला लेंगे जो इनके काम आएगा, हाँ, और बाहर के वो मालिक नहीं बुला सकेंगे। नहीं, बाहर से उनको वो मालिक नहीं चाहिए। पाकिस्तान अगर उनका मालिक बनना सर मेरे ख्याल चाहेगा से तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई भी यही थी कि पाकिस्तान ने बोला कि शेख मुजीबुर रहमान यहाँ की मलकियत नहीं कर सकता। हाँ, नहीं, अब दूसरी बात थी उसमें, एक दूसरी बात थी। अवामी पार्टी ये बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, दैट्स अनदर हिस्ट्री। माय तो पॉइंट इज कि अलग हाँ, हो गए, हाँ, लड़ अलग हो भिड़ गए। लिए कि यहाँ अलग अलग पाकिस्तान के अलग अलग मालिक, अलग अलग कुत्ते हैं, अरे अलग अलग पाकिस्तान, गलियों। देखिए एक बात आपको, एक वाक्य आपको बताता हूँ, ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन ये वाक्य बता के जाता हूँ। पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं है। इट्स अ टेम्पररी लेबल टू अ लैंड दैट दे हैव स्नैच्ड अवे फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इट्स एक्चुअली पाकिस्तानिज्म। एंड व्हाट इज पाकिस्तान? हाँ, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और पाकिस्तानिज्म क्या है? इट इज
arrogant Islamic supremacism in a non-Islamic climate or in a atmosphere. जो इस्लामिक एरोगेंस ये पाकिस्तानिज्म है। अब पाकिस्तानिज्म क्या है? इट इज इस्लामिक एरोगेंस। जो इनकी जो ढिठाई है, ढिठाई भी नहीं, उससे भी ज्यादा है ये। तो वो जो है वर्चस्ववाद है, कह के हम मालिक है, तुम गुलाम हो, और जो हमारे साथ होगा वो दूसरों का मालिक होगा। ये क्या है? मल्टी लेवल स्लेवरी का मार्केटिंग है। ओह, लालू टाइप के लोग जो इनके साथ होंगे वो है बाकियों के मालिक बना दिए जाएंगे। ये कन्वर्ट जो है ठीक है, वो कन्वर्ट जो है वो मतलब ये डाउनलाइन होगा। अच्छा। बाहर से आया वो अशरफ, यहाँ जो कन्वर्ट किया तो वो ये हो गया। मतलब देखिए, इंपोर्टेड मतलब प्योर ब्रीड का अल्सेशियन या डॉबरमन जो नर गली में घूमता है, तो वो देसी कुत्तियों से तो कितने पैदा कर लेता है। अब वो मिक्स ब्रीड को कोई केनल वाला ओरिजिनल अल्सेशियन या डॉबरमन कुतिया नहीं देता, छोटी मार के भगाता है। उसके लिए ओरिजिनल अल्सेशियन या डॉबरमन ही चाहिए। लेकिन ये जो है, जो देसी कुतिया से ऐसे ही खेल खेल में पैदा हुए हैं, फसल गनीमत, ये कहते हैं हम तो उनकी औलाद है। सर भयानक सा आपने उपमा दे दी है, इसके बाद अब और हमारे पास कहने का कुछ नहीं है। मुझे लगता है काफी फंडे क्लियर हो गए हैं, क्योंकि इंसानों में भी जानवरों के चरित्र होते हैं और अलग अलग इंसान में दिखते हैं और समाज में भी दिखते हैं। खैर, इसके साथ आज हम चर्चा का समापन करते हैं। मित्रों, उपमाएं थोड़ी सी प्रकृति से रिलेटेड है, आप इसको कोई दिल पर न ले। हमारे यहाँ परंपराएं हैं प्रकृति से उपमाएं लेकर अपनी कहानियों को, अपनी बातों को कहने की, उदाहरण देने की। तो यह सर ने किया, बड़े बखूबी किया, सलीके से किया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत फंडा क्लियर किया कि बाहर से जो आ रहा है उसको यहाँ कौन पाल पोस रहा है, क्यों पाल पोस रहा है, और यहाँ पर वो क्या क्लेम कर रहा है और क्या करना चाहता है। तो फिर से यह बताने के लिए कि इस्लाम हमारे साथ क्या करता है और यस, फिर से यह क्लियर करने के लिए, और इसकी क्लैरिटी हमको हफ्ते में 2-3 बार होनी चाहिए, डोज मिलती रहनी चाहिए। तो आनंद सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर वीडियो आपको उचित लगा हो, ठीक लगा हो, काम का लगा हो, जरूरी लगा हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद आख्यान और प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।